Hello, welcome to the Cartographia IS, a revolution in Indian education. I am Kirti and in this lecture we will continue with the environment question series and this is 7th part of it. Before starting, Cartographia IS use a unique technique that is book to map technique. इस टेक्निक की वजह से आपको सारा सिलेबस मैप के थ्रू करवा दिया जाएगा and also we use your photogenic memory so that you have to only understand the things and not mug it up. कार्टोग्राफिया IS आपके लिए यूपीएससी पंचामृत स्टडी नोट्स लाया है विच प्रोवाइड्स यू अ रिटन गारंटी ऑफ 30 क्वेश्चंस एंड ऑल्सो वी हैव बिगन विद अ यूपीपीसीएस 60 days crash course which provides you a written guarantee of 90 questions and it has already begun. So hurry up, join this course and don't be late. तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चंस के साथ. पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट is incorporated in the Forest Rights Act 2006. Second option is for the first time in India, beggars have been given habitat rights. And third option is Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change officially decides and declares habitat rights for the primitive and vulnerable tribal groups in any part of India. Which of the following statements are correct? हमें आइडेंटिफाई करना है एंड इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस. तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से. देखिए जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है ना, ये मैं आपको बताती हूँ. 2006 वाला जो फॉरेस्ट एक्ट था, ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट एक्ट डिक्लेयर किया गया था, उसमें ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिक्लेयर किया था. साथ ही साथ जो बेगास है ना, वो फर्स्ट कम्युनिटी है. बेगास इज द फर्स्ट ट्राइबल ग्रुप, फर्स्ट कम्युनिटी विच इज गिवन द हैबिटेट राइट्स. ठीक है, तो ये याद रखना. अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो परमिशन होती है, जो ये डिक्लेयर करते हैं, ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री नहीं करती, ये ग्राम पंचायत करती हैं. जनरली हमें पता है ट्राइबल एरिया को रेगुलेट करने के लिए जो ग्राम पंचायत ही होती है, लोकल बॉडी होती है, उसको रेगुलेट करती है. तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है. किसी एरिया को अगर हमें क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिक्लेयर करना है तो और उसकी कम्युनिटी को कौन सी कम्युनिटी हैबिटेट राइट्स जिसको मिलेंगे, दैट विल बी डन बाय दिस ग्राम पंचायत. फाइन. अब आगे एक बार और देख लेते हैं. जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है वो किस में है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में इसमें बात करी गई थी. और इसमें क्या है, बेगॉस जो है वो PVTG कम्युनिटी है. ये याद रखना, कुछ कम्युनिटीज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होती हैं, ये इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है. और ये जो कम्युनिटी है ना, बेसिकली आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिलेगी. फाइन. और ये कंटिन्यूसली शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो होता है ना, एक एरिया से दूसरे एरिया पे मूव करते रहते हैं फॉर द कल्टिवेशन टू लेट द लैंड रिगेन द फर्टिलिटी. दिस वे इट इज़ हैपनिंग. फाइन. और 2016 में फर्स्ट एक कम्युनिटी है जिसको हैबिटेट राइट्स मिले थे. कौन है? बेगास. फाइन. और ये ग्राम पंचायत करती है. ग्राम पंचायत डिसाइड करेगी कि कौन सी कम्युनिटी को हैबिटेट राइट्स मिलेंगे, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ड्यू टू इम्प्रॉपर एंड इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज कंप्यूटर्स और देयर पार्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट एज ई वेस्ट. ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन, जैसे हम कंप्यूटर या कंप्यूटर के कोई पार्ट्स होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, बैटरीज होती है, जब इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं ना तो उनमें से ई वेस्ट जनरेट होता है. तो कौन कौन सा ई वेस्ट जनरेट होता है? पहला है बेरिलियम, सेकेंड है कैडमियम, थर्ड इज क्रोमियम, फोर्थ इज हेप्टाक्लोर, फिफ्थ इज मर्करी, सिक्स्थ इज लेड एंड सेवेंथ इज प्लूटोनियम. तो इसमें से कौन सा ई वेस्ट है? एनवायरमेंट वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, सॉरी. तो देखिए बेरिलियम निकलता है जब हम कंप्यूटर का ऐसा बिल्कुल ध्यान से अगर डिस्पोज ऑफ नहीं करते, हमें ना प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स से प्रॉपरली डिस्पोजल करना चाहिए. ठीक है, नहीं तो वो एनवायरनमेंट में हार्म करते हैं. तो सेकेंड है कैडमियम भी करता है, क्रोमियम भी करता है. हेप्टाक्लोर जो है ना, ये एक पेस्टिसाइड है. ठीक है, तो हेप्टाक्लोर नहीं है. मर्क्यूरी भी रिलीज होता है, लेड भी होता है. प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव है, इलेक्ट्रॉनिक से नहीं आता ये. प्लूटोनियम इज रेडियो एक्टिव वेस्ट. तो आंसर विल बी 4 और 7 नहीं है, तो 4 और 7 इज देन आंसर इज बी 1 2 3 5 एंड 6. तो एक बार इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट देखते हैं. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होते हैं उसको ई वेस्ट भी कहते हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से रिलीज होते हैं. ये अनवांटेड, नॉन वर्किंग, जो ऑब्सोलीट पुराने जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रह जाते हैं, उसमें से जो वेस्ट निकलता है दैट इज अ ई वेस्ट.
ठीक है। ये कई बार एनवायरनमेंट में अगर ज़्यादा अमाउंट में आ जाए, नॉर्मली अगर छोटे छोटे हैं तो दैट विल नॉट गोइंग टू कॉज मच प्रॉब्लम, बट अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो दैन इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द एनवायरनमेंट। फाइन, तो इसका सेफ डिस्पोजल करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कल मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नया क्लॉज है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने किया। तो जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है उसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका प्रॉपरली डिस्पोजल भी करे। फाइन, तो हेप्टाक्लोर देखो तो एक सिंथेटिक केमिकल है जो पेस्ट किल करने के लिए और आसपास हमारे इंसेक्ट्स को किल करने के लिए बिल्डिंग्स में, फूड क्रॉप्स में यूज होता है। एंड प्लूटोनियम इज अ रेडियो एक्टिव वेस्ट। फाइन, लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। There is a concern over the increase in harmful algal blooms in the sea water of India. तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स इन सी वाटर इन इंडिया। एल्गल ब्लूम पता है ना क्या होता है, जो एल्गी का बहुत ज़्यादा नंबर्स में इंक्रीज होता रहता है, एक्सपोनेंशियली उसकी एल्गी का नंबर इन द सी वाटर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है और आप सरफेस पे देखते हैं पूरा वाटर ग्रीन ग्रीन हो जाता है। दैट इज अबाउट इट। तो व्हाट कुड बी द causative factor of this phenomena? First is discharge of nutrients from the estuaries, second is runoff from the land during the monsoon, third is upwelling in the seas. तो इनमें से कौन सा रीज़न है? देखिए, जब अगर पास वाले लैंड पे सपोज करो ये वाटर बॉडी है, कोई सी है और उसके आसपास में एग्रीकल्चर लैंड है, तो अगर एग्रीकल्चर में से जो भी फर्टिलाइजर्स है, मेन्योर्स है, अगर वो सी वाटर में जाएंगे तो एल्गल ब्लूम ज़्यादा ही होगा, प्लांट्स ज़्यादा ही आ जाएंगे उस सी वाटर में, तो वो एल्गल ब्लूम हो जाएगा। फाइन, तो पहला रीज़न तो सही है। अगर आसपास वाले लैंड में से रन ऑफ भी होता है, मतलब ऐसे वाटर फ्लो करके आ रहा होता है तो अपने साथ में न्यूट्रिएंट्स भी लेके आता है ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम। फाइन, तो उससे कारण भी जो न्यूट्रिएंट्स का वाटर बॉडी में कॉम्पोजिशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट ये वाटर बॉडी में एल्गल ब्लूम होता है, बहुत ज़्यादा एल्गी का जो नंबर्स है वो इंक्रीज होता रहता है। थर्ड इज अपवेलिंग इन द सीज, जो सी के बॉटम में, जैसे ये सी है, दिस इज द टॉप मोस्ट सरफेस एंड दिस इज द बॉटम वन पार्ट। तो ये जो बॉटम वाला पार्ट है, अगर इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं अगर इनका कंटिन्यूसली अपवेलिंग होता रहेगा, अपवेलिंग मतलब इनका मूवमेंट हो रहा है और ये टॉप पे आ रहे हैं, तो उसके कारण भी जो न्यूट्रिएंट्स जब टॉप पे आएंगे तो उनको प्रॉपरली जो एल्गी होगी उसको ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली इनटेक एंड एक्सचेंज होगा गैसेस का, बिकॉज ऑफ दैट द नंबर ऑफ एल्गी विल इंक्रीज। ठीक है, तो आंसर इज डी 1 2 3, तीनों से होता है। जब भी न्यूट्रिएंट्स वाटर बॉडी में इनटेक करते हैं, जाते हैं अंदर एंटर करते हैं, साथ ही साथ अगर नीचे वाले न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट हो रहा है, वो टॉप पे आ रहे हैं, तो उसके कारण एल्गी का नंबर्स इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट। कौन सा चीज़ वो लास्ट में एक्सक्रीट करते हैं, मतलब एग्जॉशन में, मतलब लास्ट में जब अभी कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन करते हैं तो लास्ट में कौन सा चीज़ वेस्ट निकलता है। फाइन, तो हमें देखना है NH3, मीथेन बोला है, वाटर H2O एंड देन H2O2, तो कौन सी चीज़ होती है? देखो, अगर अपन हाइड्रोजन का सेल देखें तो वो इस तरीके से होता है। देयर आर टू मेजर कॉजेज, यस, नाउ द एनर्जी क्रिएटेड इन द फ्यूल सेल में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है दोनों का इस तरीके से एक्सचेंज किया जाता है, प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है थ्रू द मेम्ब्रेन, और लास्ट में हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटर। ठीक है, तो अगर हम देखें हाइड्रोजन सेल में, तो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोटॉन मेम्ब्रेन एक्सचेंज होगा, बिकॉज ऑफ दैट द बाय प्रोडक्ट इज द लास्ट फाइनल प्रोडक्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटर। तो कोई भी टॉक्सिक गैस रिलीज नहीं हो रही है इसमें से, तो आंसर इज सी H2O। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स डस्ट ब्लोइंग, रेन एंड विंड ब्लोइंग, विच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिजीजेस। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, जो कोई भी डिजीजेस को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, वायरस, कोई बैक्टीरिया जो कोई प्लांट्स में डिजीजेस को स्प्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम देखें ना, डस्ट ब्लोइंग और विंड ब्लोइंग, इससे वायरसेस का और बैक्टीरिया का एयर में मूवमेंट होने के कारण डिजीजेस स्प्रेड नहीं होती प्लांट्स में। या तो कोई बर्ड है, ठीक है, जैसे बर्ड है वो जब भी किसी भी प्लांट पे जा रही है या फिर नेक्स्ट प्लांट पे जा रही है, तो अगर एक प्लांट को डिजीज है किसी भी चीज़ की तो वो दूसरे प्लांट पे स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। और सेम ही चीज़ हमें पता है, वाटर एक मीडियम बनता है,
वाटर तो एक मीडियम बनता है टू स्प्रेड द वायरसेस एंड द बैक्टीरिया। तो सेम केस रेन में भी, जब रेन वाटर जब आता है प्लांट्स पे, तो देन अगर किसी एक प्लांट को डिजीज है कोई बैक्टीरिया या वायरस के कारण, तो वो दूसरे प्लांट्स में भी स्प्रेड करेगा थ्रू द मूवमेंट ऑफ वाटर। फाइन, तो आंसर इज 1 वर्ड्स एंड थर्ड इज रेन, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the organic farming in India, consider the following statement. So the National Program for Organic Production is operated under the guidelines and direction of Union Ministry of Rural Development. Second option is Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority, जिसको APDAC भी कहते हैं, function as a secretariat for the implementation of National Program for Organic Production. Third is Sikkim has become the first organically fully organic state. तो तीसरा ऑप्शन तो आपको पता होगा, क्योंकि हम इंडिया में सबको ही ये पता है कि सिक्किम इंडिया का ओनली स्टेट है, वर्ल्ड का भी फर्स्ट स्टेट था ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर करने में, तो सिक्किम इज द करेक्ट वन। तो हमारा थर्ड ऑप्शन तो ठीक है, तो ए को हमको एलिमिनेट करना है। अब क्या बचा, देखो ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है ना, ये हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं करती है, ये कौन करती है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। फाइन, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, तो फर्स्ट विल इज रॉन्ग, तो हमारा कौन सा ऑप्शन गया, डी भी गया। अब बचा थर्ड तो हमने वैसे बताया, अब हम बताना है कि सेकंड सही है या नहीं है। तो सेकंड सही है, जो नेशनल इसका सेक्रेटरीट है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए, इज द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इज द फंक्शनिंग सेक्रेटरीट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। फाइन, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, जो हमेशा हमें विंटर्स में बहुत न्यूज़ में दिखता है। क्यों, क्योंकि ये एक जुडिशियल अथॉरिटी है, ठीक है, और ये जब भी विंटर्स के टाइम पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो इसके कुछ ना कुछ गाइडलाइंस रूलिंग्स आते हैं जिसके कारण ये हमेशा न्यूज़ में हेडलाइंस में रहता है। तो व्हाट इज द एनजीटी, हाउ इज द डिफरेंस बिटवीन एनजीटी एंड सीपीसीबी, ये क्या है, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फाइन, तो इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस है, तो फर्स्ट इज एनजीटी जो है वो एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश बाय एन एक्ट, वेयर एज द सीपीसीबी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो स्टैब्लिश किया गया है एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी से, ऑर्डर से, ठीक है, तो इसको आपको बताना है। सेकेंड ऑप्शन इसमें क्या है, एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स, whereas the CPCB promotes the cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country। तो देखिए एनजीटी हमें पता है, एनजीटी एक जुडिशियल बॉडी है और ये एक्ट के द्वारा ही स्टैब्लिश करी गई थी, और सीपीसीबी भी एक्ट के द्वारा ही स्टैब्लिश की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। अब एनजीटी के बारे में हमें ये पता चल गया, एनवायरमेंट जुडिशियल बॉडी है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस को देखती है, और सीपीसीबी जो होता है वो क्लीनिनेस मेंटेन करने में, एनवायरमेंट क्लीन रहे, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल रहे, उस पर ध्यान देती है। तो इट इज क्लीनिनेस ऑफ स्ट्रीम्स वेल्स एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, तो दोनों, ठीक है। सीपीसीबी के बारे में आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि ये वाटर और एयर दोनों पोल्यूशन को कंट्रोल करने के बारे में बात करता है, तो वाटर और एयर दोनों पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सीपीसीबी है। अब अच्छे से देखते हैं एनजीटी जो है वो कौन से एक्ट से स्टैब्लिश है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ठीक है, एनजीटी एक्ट 2010 से। और जो सीपीसीबी है ना वो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर है, ये स्टैब्लिश हुई थी 1974 में सीपीसीबी। फाइन, और कौन से एक्ट के अंदर, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। बट सीपीसीबी के साथ ये भी है कि उसके पास पावर एंड फंक्शंस है एनवायरमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि सीपीसीबी वाटर और एयर दोनों के पोल्यूशन के लिए एम्पावर्ड है, उसके लिए उसके पास फंक्शन है, पर वो किस अथॉरिटी के अंदर, किस एक्ट के अंदर स्टैब्लिश करी गई है, वाटर एक्ट के अंदर। फाइन, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कार्बन फर्टिलाइजेशन। देखिए कार्बन का फर्टिलाइजेशन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कार्बन फर्टिलाइजेशन ये होता है कि सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इन द एयर इज इंक्रीजिंग, तो क्या होगा, प्लांट क्या करते हैं, इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो जैसे ही अगर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग तो फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट्स विल आल्सो गोइंग टू इंक्रीज,
ठीक है, जो उसको रिक्वायर्ड है फूड प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स को, अगर वो इंक्रीज हो जाएगा, रॉ मटेरियल इंक्रीज हो जाएगा, तो डेफिनेटली प्लांट्स भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे। दिस इज कार्बन फर्टिलाइजेशन, कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड द फोटोसिंथेसिस इज इंक्रीजिंग। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए इज इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। Second is increase temperature of earth due to increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere. No, this is wrong. Increase acidity of ocean as a result of increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. No, not related to the acidity. Fourth is adaptation of all living beings on the earth to climate change brought about by the increased concentration of carbon dioxide in the air. No, it is not related to adaptation of all living organism. It is related to the because of increase in the photosynthesis, the plant growth will also going to be increased, and this is because of increase in the carbon dioxide. ठीक है, पर इस पर क्या डिपेंडेंट रहता है कि ऐसा नहीं कि हर प्लांट जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ तो वो भी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर ले। इस पे ये किस पे डिपेंड रहता है, हर प्लांट का अपना तरीका होता है फोटोसिंथेसिस करने का। साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, वाटर कितना अवेलेबल है और उसके पास कितने न्यूट्रिएंट्स हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो इसके कारण प्लांट का फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है एंड ऑल्सो प्लांट ग्रोथ। ठीक है, ओनली सोल फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। Next question is, with reference to the Global Alliance for Climate Smart Agriculture, which of the following statement are correct? First is, this alliance is an outcome of the Climate Summit held in the Paris in 2015. तो इसको जनरली हम पेरिस समिट भी कहते हैं, 2015 समिट को। Membership of this alliance does not create any binding obligation. Next is, India has instrumental in the creation of this alliance. Which of the following is statement is correct? तो हमें देखना पड़ेगा कि ये अलायंस जो है ना, दिस अलायंस ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इट वॉज क्रिएटेड बिफोर 2015। फाइन, तो इट इज रॉन्ग। सेकेंड इज कि ये मेंबरशिप अगर हो गई तो उसके अंदर बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज इसमें वॉलंट्री है। जो इसमें प्रोविजंस हैं, जो इसकी जो भी मेंबरशिप है उस पर कोई भी बाइंडिंग चीज़ें ऑब्लिगेटरी नहीं है। Then India was instrumental in the creation of this alliance. Yes, India was instrumental. तो अभी अलायंस के बारे में देखते हैं। ये जो अलायंस है ये बना था 2014 में और यूएन क्लाइमेट समिट के अंदर। ठीक है, तो 2015 में पेरिस समिट हुई थी, उससे पहले यूएन क्लाइमेट समिट में दिस अलायंस वाज फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज, ये जो अलायंस है ये वॉलंटरी है। ठीक है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, जो मैं अभी आपको बता रही थी। और किस बारे में बात करता है ये, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में इसमें डीलिंग है। ठीक है, तो दिस अलायंस इज इंक्लूसिव, वॉलंटरी और एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, प्लेटफॉर्म है और इसमें कुछ भी बाइंडिंग नहीं है, सब वॉलंटरी है। और किसके बारे में बात करता है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है, इसमें ये प्रोविजन है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बेसिकली डील करता है कि फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो, जितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपने लैंड पे वो इंक्रीज हो जाए, पर सस्टेनेबल वे से हो, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं हो, उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाए पर साथ ही साथ एनवायरनमेंट में कुछ भी ऐसा हार्म नहीं हो। साथ ही साथ जो एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं जो फार्मर का अपना प्रोडक्शन खराब कर देते हैं उसको भी कंट्रोल करना, अपने क्रॉप्स को कंट्रोल बचाना ऐसे एक्सट्रीम वेदर से। ठीक है, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैसेज है जो एनवायरनमेंट को हार्म करती है उनका एमिशन भी कम से कम करना। फाइन, तो ये स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यही होता है कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर दो, एनवायरनमेंट को भी कम से कम हार्म करो और अपने क्रॉप्स को भी बचा के रखो एक्सट्रीम वेदर से। ठीक है, और इंडिया, ठीक है, नेक्स्ट इज, इन इंडिया इफ अ स्पीशीज ऑफ टॉर्टॉइज इज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी स्पीशीज को, टॉर्टॉइज की, हमने शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रख दिया तो इसका मतलब क्या है। देखिए ऑप्शन है, इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज अ टाइगर। हमें पता है टाइगर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है इंडिया में, इसका नंबर इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। Second is, it is no longer exist in the wild. A few individuals are under captive protection, and how it is impossible to prevent its extinction. Next is, it endemic to a particular region of India, and last is, both B and C stated above are correct in this context. अभी देखिए आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे, इसके अंदर 6 स्केड्यूल्स हैं। फाइन, इसके अंदर 6 स्केड्यूल्स हैं, तो इसको देखते हैं डिटेल में।
ये जो 6 शेड्यूल्स है इसमें से जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 है ये प्रोवाइड करता है एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, और अगर इसके अंदर किसी ने भी ऑफेंस किया इसके प्रोविजंस को, ठीक है, इसके प्रोविजंस के अगेंस्ट गए तो उसके अगेंस्ट हमको क्या मिलेगी, पेनल्टी मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो भी एनिमल्स है उनको बिल्कुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है, और अगर किसी ने भी उस रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। सेकेंडली हमें ये देखना है कि जो टॉर्टॉइज है वो भी शेड्यूल 1 में ही है, ठीक है, और टाइगर भी इज ऑल्सो इन द शेड्यूल 1, तो दोनों को सेम तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज जो पेनल्टी है शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में वो कम होती है इन कंपेरिजन टू द शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। फाइन, तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन जिन एनिमल्स को मिलती है उनको शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 में रखा जाता है, और उस प्रोविजंस को, उनकी रूल्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमको फॉलो करना है। नेक्स्ट है जो शेड्यूल 5 है, ठीक है, इन एनिमल्स को हम हंट कर सकते हैं, ठीक है, इन एनिमल्स को हम हंट कर सकते हैं जैसे कॉमन क्रो, फ्रूट बैट्स, माइस और रैट्स ओनली। ये क्या होता है, वर्मेन एनिमल्स होते हैं, ये वर्मेन एनिमल्स होते हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है और इनका हंटिंग इज अलाउड। नेक्स्ट इज शेड्यूल 6, इसमें वो प्लांट्स है जिनका कल्टीवेशन करना प्रोहिबिटेड है, ठीक है, इनको हम कल्टीवेशन, इनको हम ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो इसका आंसर हमने देखा था, यस, इसका आंसर हमने देख लिया। विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है, ये कोई अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए है। देन सी, ये यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव था, क्या ये यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव था? सेकेंड इसमें बात करी गई है, इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट्स टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज to integrate climate change into their development policies and budgets. Third is, it is coordinated by the World Resource Institute and World Business Council for Sustainable Development. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला है कि ये यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, तो क्या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस यूरोपियन यूनियन का है, EU का है? यस इट इज। सेकेंडली, यस इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, कंट्रीज को, जो कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज में असिस्ट करना है, ठीक है, तो ये करता है। थर्ड इज, इट इज कोऑर्डिनेटेड, तो हम देखते हैं इसके आगे भी, यस इट इज ए यूरोपियन यूनियन इनिशिएटिव। सेकेंडली, इसमें जो 2 तरीके से गोल्स सेटअप किए गए हैं, पहला है फर्स्ट, जिसमें जो इस अलायंस की कंट्रीज है उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है डायलॉग और एक्सचेंज के लिए, बिटवीन, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, EU कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि किस तरीके से वो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर रहे हैं। सेकेंडली, इसमें जो कंट्रीज है, इस अलायंस में जो कंट्रीज हैं वो टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, वनरेबल कंट्रीज को ऑन द क्लाइमेट चेंज फ्रंट। फाइन, और ये जो अलायंस है, इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ EU एंड फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन कमीशन। तो जो तीसरा ऑप्शन था कि इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज रॉन्ग, तो आंसर इज A, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बात किया कि शेड्यूल 6 तक है, ठीक है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 हाई प्रोटेक्टेड, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 लेस प्रोटेक्टेड देन द 1 and 2, फिफ्थ में वर्मेन एनिमल जिनका हंटिंग अलाउड है, एंड नेक्स्ट इज सिक्स्थ जिसमें प्लांट्स है जिनका कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड है, जिसको कल्टीवेशन हम नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, which of the following animals cannot be hunted by any person except under some provision provided by the law? तो इसको आप समझ गए, ऐसा कौन से एनिमल्स है जिनका प्रोटेक्शन बिल्कुल इमीडिएट, बिल्कुल स्ट्रिक्टली होना चाहिए। तो ये पता चल गया कि शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 एनिमल्स के बारे में बात करी जा रही है। तो ऑप्शन देखते हैं, घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस एंड वाइल्ड बफेलो। आपको कुछ प्रोमिनेंट ऐसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, जो हमेशा कंटिन्यूसली आपको न्यूज़ में दिखते रहेंगे कि ये एनिमल इस शेड्यूल 1 में है, ये शेड्यूल 2 में। तो वो इंपॉर्टेंट एनिमल्स का आपको याद रखना है कि वो कौन से शेड्यूल के अंदर बिलोंग करते हैं। तो जो घड़ियाल है, वाइल्ड एस है, एक बार इनकी पिक्चर देख लिए, ये है वाइल्ड एस, ये है घड़ियाल, एंड दिस इज जो बफेलो, ठीक है, वाइल्ड बफेलो। तो हमें ये देखना है ये तीनों ही एनिमल्स शेड्यूल 1 के अंदर, ये तीनों ही एनिमल्स शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्टेड है। फाइन, तो इनका हंटिंग, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है और इनका हंटिंग अलाउड नहीं है एक्सेप्ट सम प्रोविजंस।
तो आंसर इज डी 1 2 3। पिक्चर्स के साथ अगर आप देख के पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। आपको अगर एनिमल की पिक्चर याद रहेगी कि अच्छा ये हाईली प्रोटेक्टेड है तो उससे आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, climate and clean air pollution to reduce the short-lived climate pollutant is a unique initiative of G20 group of countries. Next is जो ये alliance है, coalition है, fine, focuses on the methane, black carbon and hydrofluorocarbon. Which of the following statement are correct? तो ये जो coalition है, climate and clean air pollution, ये फोकस करता है कि जो शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो छोटे टाइम के लिए क्लाइमेट के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इसके बारे में एक्सक्लूसिवली। तो इसमें पूछा गया है कि क्या ये G20 कंट्रीज का इनिशिएटिव है। सेकेंडली इसमें पूछा गया है कि ये जो कोई पॉल्यूटेंट जिसको ये कंट्रोल करने के बारे में बात कर रहा गया है, क्या ये मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। तो आगे देखते हैं, ये जो कोलिशन है ये तो हमें पता चल गया, जो थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए एनवायरमेंट में पॉल्यूटेंट रहते हैं उसके बारे में बात करा गया है। ये जो इनिशिएटिव है ना, ये G20 का नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, और इसके साथ साथ में और भी 6 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, कनाडा, घना, मैक्सिको, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। फाइन, तो ये UNEP का है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पोल्यूशन UNEP का है, एनवायरमेंट प्रोग्राम का है, नॉट ऑफ G20। फाइन, और ये वॉलंटरी इनिशिएटिव है। फाइन, ये वॉलंटरी इनिशिएटिव है, कंपल्सरी नहीं है। और इसका मेन फोकस क्या है, ओजोन, मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इनका कंट्रोल करना। ठीक है, इनको रिड्यूस करना। फाइन, तो इसका मेन एम क्या है, इन पॉल्यूटेंट्स को जो इसमें लिखे हुए हैं थर्ड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन में, मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इनका रिडक्शन करना एनवायरमेंट में। ठीक है, तो आंसर इज बी 2 ओनली। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। इसके बाद आपको कई ज़्यादा एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे। आपको ये याद रखना है जो मैंने आज आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बताया था, हर दिन मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बार बार रिवाइज करना है। तो इस सीरीज़ में था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंदर मैंने आपको 6 शेड्यूल्स बताए थे, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सा एनिमल कौन से शेड्यूल के अंदर आता है और ये शेड्यूल किस बेसिस पे डिसाइडेड होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड साथ ही साथ आप हमारा अगर UPSC स्टडी नोट्स को परचेज करना चाहते हैं या UPPCS 60 डेज क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर और you can click on the link in the description box. You can also connect with us on the Twitter, Facebook, Instagram and YouTube. Thank you for watching and have a nice day.